गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 166 व्हाट यू कॉल इन हिंदी 67 या सो 166th एपिसोड ऑफ राज की बात। राज की बात इज इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुकर वेल्थ मैनेजर्स। माय फूड पार्टनर इज स्पाइसी फूड विच इज एट भरतनगर. माय एजुकेशन पार्टनर इज ग्लोबस ITI which is at Kamti, and I really want to thank my sanitization partner which is RSMS. अगर अभी तक आपके घर में सैनिटाइजेशन नहीं हुआ है, आपके घर में अब तक कोरोना वायरस नहीं आया है, तो ये खुशी की बात है कि आपके घर में कोरोना वायरस की एंट्री नहीं हुई है। पर अगर आप चाहते हैं कि उसकी एंट्री कभी ना हो, तो अपने घर को सैनिटाइज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अपना घर कृपया सैनिटाइज करवाएं। द सैनिटाइजेशन पार्टनर इज RSMS. प्लीज़ कॉन्टैक्ट राजीव से। बहरहाल, एक मशहूर लाइन इस वक्त फेसबुक पे चल रही है, यूट्यूब पे भी कई सारे लोग इसको नरेट कर रहे हैं कि 2020 किसी के सपने ले गया, किसी के अपने ले गया। जिनके अपने ले गया, आई फील रियली बैड फॉर यू। मैं उन सभी को श्रद्धांजलि देता हूँ अपने शो द्वारा। लेकिन जिनके सपने ले गया, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने हर सपने को साकार कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत लंबी है और बहुत खूबसूरत है ना। लेकिन इस ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए जो बात हमारे दिमाग में बार बार आती है वो है कि हमको काम करना है, हमें एक करियर बनाना है, हमें एक अच्छा बिजनेस करना है या एक अच्छा जॉब करना है और अच्छे पैसे कमाने हैं। लेकिन साथ साथ जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट महेंद्र कामत कहते हैं कि सिर्फ कमाना ही सब कुछ नहीं होता है। आप कमाइए, आप ही गिव अस एन इक्वेशन, एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया था उन्होंने कि अर्निंग माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये जिस दिन हम अपने लाइफ में लागू कर देंगे, हमारी लाइफ बहुत अलग हो जाएगी। तो पहले हम अपने सेविंग्स के बारे में ध्यान रखें। लेकिन जब इंसान पैसे सेव करता है, तब वो क्या करता है? वो पैसे सेव करता है, ज़मीन खरीदता है, वो पैसे सेव करता है, गोल्ड खरीदता है, वो पैसे सेव करता है, वो अपनी ज़मीन में पैसे गड़ा देता है मटके में। पहले लोग करते थे ऐसा। कुछ लोग किसान विकास पत्र ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोग बॉन्ड्स में, कुछ लोग शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। और एक ऐड पता नहीं कहीं से एकदम से टेलीविज़न पे आ जाता है और कहता है म्यूचुअल फंड्स सही हैं। लेकिन क्या म्यूचुअल फंड्स सही हैं या नहीं हैं, आज बताने के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट हैं। प्लीज़ वेलकम द वन एंड ओनली अजय पटवारी। सर, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम टू राज की बात। गुड इवनिंग राज। सर, ये सवाल हम सचिन से नहीं पूछ सकते, हम धोनी से नहीं पूछ सकते, लेकिन हम आपसे ज़रूर पूछेंगे आज कि म्यूचुअल फंड्स सही हैं या नहीं हैं। बिल्कुल सही है राज। सी इक्वेशन जो बनता है, जैसा आपने बताया जी, वो बिल्कुल सही बताया कि योर अर्निंग्स माइनस योर सेविंग्स शुड बी योर एक्सपेंसेस। जी, बराबर है। अब म्यूचुअल फंड सही है या नहीं, जी, पहले हम ये समझेंगे कि वो सही जो बोलते नहीं है वो क्यों बोलते। अच्छा, ठीक है। दो वजह होती है जिसकी वजह से किसी का भी कोई भी एक्सपीरियंस जो है वो खराब होता है। जी। पहली बात ये आ जाती है कि अगर मैंने कहीं पैसे लगाए जी और वो पैसे मेरे कम हो गए, जी, तो मेरा एक्सपीरियंस खराब हो गया। सही बात है। अब एक्सपीरियंस खराब हो गया तो नेचुरल सी बात है कि मैं उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की तरफ दोबारा नहीं देखूंगा। सही बात है। या कहीं ना कहीं वो मेरे मन को खटकने लग गया। जी। दूसरा ये हो जाता है कि हम किसी के पास से सुने जी कि भाई ये जगह पे पैसे डालेगा तो पैसे डूबेंगे। जी। तो अब हमने तो खुद इम्प्लीमेंट किया नहीं, लेकिन हमने किसी के मुंह से सुना जी, इसलिए हमने ये सोच लिया कि ये इंस्ट्रूमेंट सही नहीं। जी। तो ये दो प्राइमरी वजह है जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही नहीं। जी। हाउएवर, अगर आप इसको रियलिटी में देखो तो ये एग्जैक्ट इसका उल्टा है। जी। म्यूचुअल फंड एज ए इंस्ट्रूमेंट भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। 1995 तक अगर आप देखो जी, तो मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स यूज्ड टू इन्वेस्ट देयर मनी इनटू प्रॉपर्टी, इनटू गोल्ड, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारा ना ट्रेडिशनल बायस था जी, कि हमारे घर में, जैसे मुझे भी याद है कि हमारे फैमिली में कभी कैसे प्रॉपर्टी लेने की अगर बात होती थी तो चार लोग आके बैठे हैं, जो बच्चा खेलता हुआ आंगन में दिख गया बोले ये प्रॉपर्टी चल इसके नाम से ले। सही बात।
तो वो कभी ना मेरे नाम से हुई ना कुछ हुआ, लेकिन वो कहीं ना कहीं लेने में आ गई जी। उसके बाद से फिर होने लगे डिस्प्यूट्स, बराबर है। अब डिस्प्यूट्स होने लगे तो जैसे जैसे परिवार न्यूक्लियर होने लगे वैसे वैसे प्रॉपर्टीज तो बढ़ने लगी, अपने काम धंधे बढ़ने लगे, लेकिन उसका सेग्रीगेशन नहीं हुआ प्रॉपर जी। फिर लोग थोड़े से वहाँ से डाइवर्ट हुए जी। फिर भारत सरकार ने भी थोड़ा सा टैक्स सेविंग्स वगैरह के नाम से काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स लॉन्च किए जी। जिसमें पीपीएफ भी आ गया, एनएससी भी आ गया, केवीपी भी आ गया, बराबर है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए जहाँ पे आप सेविंग कर सकते थे तो टैक्स बचा सकते थे जी। तो मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो फाइनेंशियल सेविंग्स में जाता था वो जाता था सिर्फ टैक्स सेविंग के पर्पज से कि भाई मेरी जो एटीसी की लिमिट है मैं उतनी पूरी कर लूँ और मेरा काम हो गया, बाकी के पैसे मुझे कहीं और डालने हैं जी। म्यूचुअल फंड्स भी इनिशियल फेज में जब स्टार्ट हुआ तो वो भी इसी तरीके से डेवलप हुआ। धीरे 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 जैसे जैसे लोगों ने अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाया, आज भी अगर आप मानो तो इसका जो रीच है वो सबसे ज़्यादा जो है वो अर्बन सिटीज़ में ही है। सच बात। जबकि हमारी पॉपुलेशन का 3/4 हिस्सा आज भी जो है वो रूरल एरियाज में ही रहता है जी। द इंडस्ट्री विच वॉज ओनली 4 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ some decade back today is now sitting at 27 lakh crores, right? जी। But still आप हैरान हो जाओगे ये आंकड़े सुन के कि भारत की 130 करोड़ की पॉपुलेशन में जी। जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स है जी। उनकी संख्या मात्र 4 से 5 करोड़। 4 से 5 करोड़। That's it. ओके। That's it. और मतलब 4 से 5 करोड़ लोग जब इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में तब 135 करोड़ की जो आबादी है, 135 ही हो गए होंगे सर, प्लस माइनस, तो 135 करोड़ की आबादी का के बहुत सारे सपने साकार होते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब दूसरी चीज़ इसमें एक और चीज़ आ जाती है राज की, वो ये आ जाती है कि आप मानो पहले का जो दौर था जी और अभी का जो दौर है दोनों में बहुत फर्क है। अच्छा। पहले ज़रूरतें लिमिटेड थी जी, इनकम भी लिमिटेड थी, लेकिन सर सेविंग्स ज़्यादा थी उस वक्त। सेविंग्स ज़्यादा थी जी, लेकिन वो कौन से एसेट्स में थी जहाँ पर पैसा ब्लॉक हो जाता। अच्छा। जैसे प्रॉपर्टी ले ली जी। गोल्ड ले लिया। अब गोल्ड को आप एज ए इन्वेस्टमेंट क्लास मत पकड़ो जी, क्योंकि भारत में गोल्ड जो है वो सिर्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ होता है। सही बात। वो एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए कभी यूज़ नहीं होता। जी। आदमी घर में गहने कितने ही ले ले, लेकिन कल अगर उसने बोल दिया घर में बीवी को कि ये गहने अपन बेच देते, सोना 58,000 पे पहुंच गया है, तो घर में तलवारें निकल जाएगी। सच बात है सर। कहने का मतलब ये है कि गोल्ड जो है वो एज ए इन्वेस्टमेंट क्लास नहीं गिना जाता। सब पत्नी का चेहरा सामने आ गया, आई एम सो सॉरी। ठीक है सर, बिल्कुल सही। फिर जब ये शेयर मार्केट जी थोड़ा पॉपुलर होना शुरू हुआ तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी एंटर हुए जो इसको एज अ पैसा बनाने की मशीन देखने लगे जी, कि भाई सुबह पैसा डालो, शाम को पैसा बाहर। जब मैं गुजरात में था आई यूज्ड टू मीट लॉट मेनी इन्वेस्टर्स, तो जब हम उनको इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स प्रोजेक्ट करते थे तो हम उनको बोलते थे कि सर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रखो, आपका पैसा बनेगा। तो वो बोलता था भाई लॉन्ग टर्म कितना जी, हम कहते थे 5 साल 10 साल डिपेंडिंग अपॉन हिज गोल्स जी। तो बोलता भाई इतना टाइम किसके पास है, सुबह लिया शाम को बेचा अपने लिए, तो वो लॉन्ग टर्म है। अरे तो गुजरात में जो है वो टिपिकल इक्विटी मेंटालिटी वाले लोग हैं, सुबह माल खरीदा 3:30 बजे बाजार बंद होने से पहले माल बेच दिया जी, वहां पे पैसा बन गया तो बन गया, डूब गया तो डूब गया जी। तो कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट शेयर इन्वेस्टिंग में अगर कोई बंदा जाता है तो उसके लिए लगता है एक्सपर्टीज जी, जो कि हर किसी के पास में नहीं जी। इसी बैरियर को निगलेक्ट करने के लिए या इसी बैरियर को दूर करने के लिए म्यूचुअल फंड्स का एक रास्ता बना जहां पर यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट विथ एज लो एज 100 रुपीज अ मंथ। नाउ अंडरस्टैंड द फैक्टर। अभी कहीं मैं अगर पिछले 6 महीने का आपको अगर एग्जांपल दूं तो जीरोधा करके एक अकाउंट है जी, ब्रोकिंग अकाउंट जी, ठीक है। उनका कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया एंड दे सेड कि हमने रिकॉर्ड नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स पिछले 6 महीने में खोले जी। अब इसकी वजह समझो आप कि 6 महीने से लोग थे घर में बैठे जी,
ठीक है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था जी, बाजार टूट चुका था जी, तो लोगों के पास में एडवेंचर करने के लिए बहुत समय था। सर बोलिए आप। तो हुआ ये कि लोगों ने डीमैट अकाउंट लगाए और किसी ने 5,000 लगाए, किसी ने 10,000 लगाए। अब ये जो पीरियड था ना, ये पीरियड डिकेड में एक बार आता है जी। साल 2008 में लास्ट टाइम हमने देखा जब जी। बाजार क्रैश हुआ, बराबर है। और ये दूसरा इंस्टेंस जो आया वो आया 2020 में। ये मतलब वंस इन अ डिकेड अपॉर्चुनिटी थी, सही बात है। ये हमेशा नहीं मिलती। मतलब 12 साल का भी आया, वो भी एक बहुत गनीमत है, नहीं तो वो भी नहीं आता। वो भी नहीं आता। जी। तो कहने का मतलब ये है कि वो पीरियड ऐसा था कि अगर आप आंख बंद करके भी किसी पे पैसा लगाते जी। तो वो पैसा चल गया। अच्छा। और अब सिचुएशन ऐसी है जी। कि हर कोई को चाहता है, हर कोई चाह रहा है कि मैं स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करूं। क्यों? क्योंकि उसमें रिटर्न्स ज्यादा है। गेटिंग माय पॉइंट। जिसने 10 रुपए लगाए उसके 50 रुपए हो गए जी। तो वो अपने आप को स्टॉक ट्रेडर समझने लग गया, स्टॉक का मास्टर समझने लग गया, और उसको लगा कि इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं है पैसा बनाने का, जबकि होता ऐसा नहीं। सी, ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ये जो पर्टिकुलर कैटेगरी होती है जी, ये कैटेगरी सिर्फ तेजी में आती है जी, ये कैटेगरी ने जिस दिन मंदी देख ली जी, फिर यही लोग कहलाते हैं जो बोलते हैं कि नहीं उसमें पैसा मत डालो, वो खराब है। म्यूचुअल फंड सही नहीं। नहीं। अच्छा, ओके। लेकिन सर आपके इतने एक्सपर्टीज़ हैं, आप एक वेल्थ मैनेजर हैं, आप जी। कितने बहुत मार्केट एनालिसिस्ट हैं, आप कितने करीब से चीज़ें देखते हैं सर। अगर ये लॉकडाउन नहीं, मतलब ये पेंडेमिक नहीं आता, राइट, तो जिस किस्म का हम 6 महीने पहले मार्केट का पैच देख रहे थे, जी, वो भी कोई बहुत ग्रेट पैच ऐसा नहीं था कि जिसमें बहुत बिल्कुल बड़ी सही। अर्निंग्स हो रही थी। बिल्कुल सही। तो उस वक्त भी देखकर तो ये डेफिनेटली कहा जा सकता था कि म्यूचुअल फंड सही नहीं है। बिल्कुल है, लोग बोलते थे ऐसा। जी, उसमें एक और लाइन में ऐड करूंगा, लोग उसके सामने एक और लाइन ऐड करते थे। जी, जब म्यूचुअल फंड सही है कि बहुत ज़्यादा ऐड चलने लगी थी, और ये जो पैच आपने बताया जी, तो उसमें लोग एक और लाइन ऐड करते थे, म्यूचुअल फंड सही है पर इसमें रिटर्न्स नहीं, ऐसा कहते थे। जी, अब इसकी वजह राज बहुत सारी होती है, जी। क्योंकि एक इकोनॉमी अगर जब चलती है जी, तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिसकी वजह से उस इकोनॉमी में ग्रोथ मोमेंटम आता है, या जिसमें वो कंपनियां जो ऑपरेट कर रही है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बनती है। जी, अब जैसे अभी का एग्जांपल अगर आप लेंगे तो पिछले 6 महीने से ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री टोटल बंद है। तो आप अगर उनके शेयर्स पर्टिकुलरली उठा के देखो जी, तो उनके शेयर्स पिटे हुए। सही बात। 2020 तक, फरवरी तक भी यही सिनारियो था। जी, कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जो चले जा रहे थे जिसकी वजह से इंडेक्स ऊपर जा रहा था, जी, बट ब्रॉड बेस्ड आपको कहीं पे भी मोमेंटम नहीं दिख रहा। सही बात। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स टू इट, जहाँ पर इकोनॉमी की ग्रोथ, आपका कंजम्पशन पैटर्न। जी, अब जैसे हम इंडियन इन्वेस्टर्स की बात करें जी, तो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले बहुत ज़्यादा लोग लैविश स्पेंडिंग नहीं करते थे। जी, अब कोरोना काल में भी लोगों को ये समझ में आ गया है कि ज़रूरत के लिए ना पैसा बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। सही बात। जो थी ना वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, जी, जितनी रिक्वायरमेंट है वो तो आपका 20,000 25,000 रुपये में भी दाल रोटी और घर का ये वो सब बराबर हो जाए। जी, बराबर है, इनफैक्ट पिज्जा बर्गर वाली लाइफ चल जाती है 20-25 हज़ार रुपये। एग्जैक्ट। जी। लेकिन उसके अलावा जो स्पेंडिंग्स थी वो जी। सिर्फ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग थी, जो कि अभी कर्टेल हो गई। सही तो बात। कहीं ना कहीं वो पैसा बच गया लोगों का। जी, तो कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट कोई भी तरीका हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हो, वो बुरा नहीं है। जी, मुद्दा ये आता है कि जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं जी, तो यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट कि आप वो इन्वेस्टमेंट कर किस लिए रहे हैं। जी, जब आपको यहाँ से पता है कि आपको कहीं जाना है जी, तो आपको ये ज़रूर पता होता है कि आपको मुंबई जाना है, और आप बराबर उसी फ्लाइट को देखते हो जो मुंबई जाती है, आप कोलकाता वाली फ्लाइट को नहीं देखते। जी, बराबर है। बराबर। सिमिलरली अब जैसे हम लोग कभी इन्वेस्टर से मिलते हैं तो बहुत से लोगों का हमको सवाल ये आता है, शुरुआती स्टेटमेंट ये होता है कि भैया 10 लाख रुपए रखे हैं, बताओ कहाँ लगाना। अब बताओ कहाँ लगाना इज अ वेरी वाइड स्टेटमेंट। जी, बराबर है, लगाने के लिए आप कहीं भी लगा दो। तो हमको पलट के सबसे पहले उनसे ये सवाल पूछना पड़ता है कि भैया तुमको ये पैसा लगाना क्यों है? लगाना क्यों है? अच्छा। क्यों है का मतलब क्या पर्पज है इसका? जी,
जैसे मैं आज आपसे अगर पूछूं जी कि भाई राज आपको किस चीज़ के लिए सेविंग करनी है, तो मोटे मोटे आपके दिमाग में 2 से 3 गोल्स आएंगे जी। या तो आएगा कि मेरे को बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा अक्यूमुलेट करना है जी। या तो आपको ये दिमाग में आएगा कि मुझे रिटायरमेंट करना है जी। या आप ये बोलोगे कि भैया मुझे 1 साल के बाद में अब्रॉड का ट्रैवल करना है, तो उसके लिए जिसके लिए मुझे पैसा लगा। जी। अब समझो आप ये तीनों भी जो गोल आपने डिसाइड किए, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है। जी। मुद्दा कहाँ आता है सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन का, वो यही आता है। जैसे आपने अगर मुझे बोला कि भैया मुझे ट्रैवल के लिए 1 साल के बाद में पैसा लगने वाला, जी। अब जब मुझे पता है एज ए एडवाइजर कि ये बंदे को 1 साल के बाद में पैसा लगने ही वाला है, ये ट्रैवल डिनाई नहीं करेगा। सही बात है। तो एज अ इन्वेस्टर एंड एज ए एडवाइजर इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस प्रिंसिपल की सेफ्टी के बारे में पहला देखा जाए रादर देन उसके ऊपर रिटर्न्स कितना आएगा। मुद्दा ये है कि लोगों को शॉर्ट टर्म में पैसा लगा के ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए। अगर मैं किसी को बोलूँगा ना 1 साल में आपको FD, पर सर इंडियन बायर हमेशा से इम्पेशेंट रहा है, अपने इस एटीट्यूड को लेके तो इम्पेशेंट रहा है सर। यस। तो ये सर एज अ इन्वेस्टमेंट कंपनी या एज अ ट्रेड एनालिसिस्ट या एज अ मार्केट रीडर या एज अ कंसल्टेंट, ये चीज़ें तो सर आपको अंडरस्टूड होती होंगी। बिल्कुल अंडरस्टूड होती है। इंडियन इन्वेस्टर ना इम्पेशेंट होता है, लेकिन वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को लेके इम्पेशेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप मानो कि कोई अगर प्रॉपर्टी ले ले, जी, तो उसका एवरेज होल्डिंग पीरियड 15 साल 20 साल होता है। आराम से होता है, जी। वो रोज उसकी वैल्यूएशन नहीं निकालता बराबर। हाँ जी। कि आज मेरे प्लॉट का भाव कितना हो गया, कल कितना हो गया, नहीं सर। और अगर निकाल के उसके दिल लायक भाव मिल भी जाए तो उसको लिक्विडिटी नहीं, राइट जी। अब पीपीएफ में किसी ने पैसा लगाया तो उसको पता है कि पीपीएफ में 15 साल के लिए मेरा पैसा ब्लॉक है, लोग भूल जाते हैं जी। लेकिन म्यूचुअल फंड में वैसा नहीं जी, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है जो आप हाथ में पकड़ के बैठे हो ना जी, ये आपको दिन रात उसकी वैल्यूएशन दिखाता है जी। और हर इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सिर्फ तब तक होता है जब तक उसका कैपिटल 20% टूट नहीं जाता। अच्छा, यस। तो आज अगर मैं आपसे बोलूं कि राज आपका चाइल्ड एजुकेशन का जो गोल है जी, वो आपने मुझे बताया कि वो 15 साल दूर है जी, उसके हिसाब से मैंने आपको प्लान डिजाइन कर दिया, मैंने आपका इन्वेस्टमेंट करा दिया, सब कुछ करा दिया जी। आप सबसे पहले मुझे क्या मांगोगे? सर मैं मेरा पोर्टफोलियो ऑनलाइन कहाँ देख सकता हूँ जी, बराबर है। मैंने आपको वो भी प्रोवाइड कर दिया जी कि राज भाई यहाँ पे जाओ, यहाँ पे लॉगिन कर लेना और यहाँ से आप अपना पोर्टफोलियो रोज देख सकते हो जी। आपने शुरू कर दी वो चक्री। सुबह उठते से सबसे पहले भाई कितना बढ़ा, कितना घटा। अब मानो आपने लगाया था फरवरी में पैसा और मार्च के महीने में वही पैसा 40% टूट गया एक ही महीने जी। तो आप सबसे पहले आओगे मेरे पास और बोलोगे सर आप ये कह रहे हो कि 10 साल के बाद जी आपको राज इतना पैसा मिल जाएगा, ये तो 10 दिन में 40% टूट गया जी, बराबर है, बराबर। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो आपको इम्पेशेंट बना देता है। तो सर मोबाइल थोड़ी बंद कर देंगे? मोबाइल बंद मत करो लेकिन उसको देखना तो कम से कम बंद कर दो सर पैसा लगा है थोड़ा सा तो मतलब पैसा लगा है सर, किसी का हार्ड अर्न मनी लगा है। बिल्कुल लगा है। तो फिर अब आप एग्जांपल समझो जी, आपको एक लिफ्ट पे जाना है जी, 10वें फ्लोर पे जाना है। वो एक लिफ्ट में आप बैठे और उसमें आपने 10 नंबर का बटन दबा दिया जी, पता चला वो लिफ्ट ऊपर जाने की जगह पे नीचे जाने लग गई जी, ठीक है। और वहां पे जाके वो खराब हो गई, आप 20-25 मिनट उसके अंदर फंस गए जी। तो एक नॉर्मल इन्वेस्टर क्या करेगा या नॉर्मल पर्सन क्या करेगा जी, जैसे ही वो लिफ्ट वापस 0 पे आके रुकेगी जी, टेक्नीशियन अंदर घुसेगा जी, वो पसीने छुड़ाते हुए बाहर निकलेगा, भैया 10वें फ्लोर पे नहीं जाना, मैं सीढ़ी से चला गया जी। और ये इन्वेस्टर भी करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इन्वेस्टर के रिटर्न और फंड के रिटर्न जी में बहुत फर्क। आप अगर कोई एक पुराना 20 साल 25 साल के इंसेप्शन वाला कोई फंड उठा के देखोगे जी, तो उसके आप पाओगे कि रिटर्न 18% CAGR। CAG का फुल फॉर्म बताइए। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। मतलब वो पैसा 18% से हर साल दर साल ग्रो किया है जी। लेकिन वही फंड जब आपके पोर्टफोलियो में आप देखोगे तो उसका रिटर्न वैसा नहीं है। अच्छा, क्योंकि वो सिंस इंसेप्शन है जी। और आप आज एंटर किए हो, कल पैनिक कर गए, निकल गए, फिर एंटर किए, फिर निकल गए।
तो पैसा कभी नहीं बनेगा. तो इट्स मोर लाइक यू हैव टू स्टे. एग्जैक्टली. यू हैव टू बी लाइक राहुल द्रविड़. यस. You have to be the wall. अच्छा. अब स्टे इन्वेस्टेड का भी अगर आप इसको और दूसरे तरीके से समझो जी. एक बच्चा जब पैदा होता है तो आप उसके पीछे चाहे जितने डंडे मार लो जी कि तू जल्दी बड़ा हो जा, जल्दी बड़ा हो जा, वो नहीं हो. उसको जितना समय लगेगा ना वो उतना समय लगेगा. सही बात. करेक्ट जी. सेम इज द केस विद योर इन्वेस्टमेंट्स टू मैच्योर. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है दैट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड. जी. राइट. जी. द वन हु अंडरस्टैंड्स इट earns it, the one who doesn't pays for it. True. Right. वॉरेन बफे का एग्जांपल हर कोई लेता है जी कि वॉरेन बफे इज वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट गुरु. राइट. बट ये कोई नहीं देखता कि वॉरेन बफे स्टार्टेड एट एन अर्ली एज. उन्होंने अपनी चाइल्डहुड से इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था जी. 50 की एज तक के उनका नेटवर्थ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा था और उसके बाद से उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपाउंडिंग होना शुरू. एंड आफ्टर 75 to 80 years of staying invested, he is where he is now. अब आप बोलोगे कि इतने समय की मैं प्लानिंग क्यों करूं? जी. मैंने तो इतने समय का दिन देखा ही नहीं है. सही बात. तो कहने का मतलब ये है कि इस इंस्ट्रूमेंट में ये कितना ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट है जी, जहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन. जी. अगर आपको 7 दिन का पैसा रखना है तो 7 दिन से लेके तो जब तक आपका गोल नहीं आता जी, तब तक ये इन्वेस्टमेंट में ऑप्शंस अवेलेबल. प्रोवाइडेड बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग यू हैव टू डिसाइड कि आपको वो पैसा लगाना कितने समय है. अब इस बीच में चाहे जितने हिकअप्स आए जी, द प्राइमरी टास्क ऑफ द इन्वेस्टर इज टू स्टे इन्वेस्टेड. फिर उसमें चाहे रिसेशन आ जाए, सरकारें बदल जाए, टेररिस्ट अटैक्स हो जाए, सब कुछ हुए ना जी. अगर आप बाजार की हिस्ट्री देखो तो सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था 1979 में विथ 100 पॉइंट्स जी, विच इज स्टैंडिंग एट टुडे 40,500. अब इस पीरियड में कितनी सरकारें बदल गई, कितनी पॉलिसीज बदल गई, इकोनॉमी आपकी कितने ही टेम्पररी या शॉक से निकल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी पैसा ग्रो हुआ. द आइडिया इज स्टे इन्वेस्टेड थ्रू आउट द जर्नी एंड इन्वेस्टमेंट इज एज सिंपल एज दैट. 90% डिसिप्लिन एंड ओनली 10% प्रोसेस. सर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, आपने भी वॉरेन बफे की बात करें जी, तो मैं इंडिया के 40 साल लगाने वाले शेयर मार्केट में इंडिया के वॉरेन बफे हम कहते हैं राकेश झुंझुनवाला साहब को. बिल्कुल सही है. वो कहते हैं कि शेयर मार्केट इज़ लाइक इंडिया, अनएक्सपेक्टेड. वेरी ट्रू. तो सर अगर अनएक्सपेक्टेड ऐसे शब्द जब बाहर निकलते हैं और आपने भी अभी अभी कहा कि स्टे इन्वेस्टेड, राइट. बट सर इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इतनी हिलती डुलती है. जी, इस हिलती डुलती इकोनॉमी में भले ही आप 5 ट्रिलियन की सपने देखें, बिल्कुल सही. लेकिन उस सपने को साकार करने के लिए आपको भी पता है कि किस किस्म की जद्दोजहद लगने वाली है या लगेगी या नहीं लगेगी. बिल्कुल सही. बट हम बाकी मार्केट से जब कंपेयर करते हैं, जी. वो हम न्यूयॉर्क एक्सचेंज से हम कंपेयर जी. करें या हम चाइनीज़ मार्केट से अपने आप को कंपेयर करें या जापान से हम कंपेयर करें, जी. सर वहाँ के शेयर ट्रेडर्स जिस किस्म से जिस अमूमनियत पे पैसा कमाते हैं, जी, सर इंडिया में इन्वेस्टर उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं ला पाता. जी. इनफैक्ट उसको हमेशा डर भी रहता है जी, रिटर्न का, जी, और उस पर भी आप कहते हैं स्टे इन्वेस्टेड. जी. बेसिकली इसका जो इक्वेशन है उसको समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि भारत में फाइनेंशियल सेविंग्स का रेशियो कितना है. मतलब अगर कोई बंदा 100 रुपये बचा रहा है तो भारत में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो है, जो कि हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड, शेयर्स एंड ऑल, इसमें उसका सिर्फ 4% पैसा. 96% अमाउंट इज स्टिल इन्वेस्टेड इनटू योर रियल एस्टेट, गोल्ड एंड अदर फॉर्म्स. जबकि वहीं आप रेशियो दूसरी तरफ देखो, डेवलप्ड कंट्रीज की जो आप बात कर रहे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में अगर आप देखो तो
तो दैट रेशियो इज मोर देन 50%। अब जो डेवलप्ड कंट्री आज है जी, वो शुरुआत से तो डेवलप नहीं थी, राइट? जी, वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही इवॉल्व होके डेवलप्ड बनी है। जी। सो वी आर आल्सो ऑन द सेम पाथ। So do you mean that to develop a nation, you need to also change your modules and models of investment? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। द रीजन बीइंग इज कि स्टॉक मार्केट इज कॉल्ड एज द बैरोमीटर ऑफ द कंट्री। समझे बात को? जी, अगर स्टॉक मार्केट में मोमेंटम है या पार्टिसिपेशन है, जी। अब जैसे एक एग्जांपल ले लो कि पहले अगर आप किसी मीटिंग में गए और वहाँ पे कोई अगर किसी से सवाल पूछ ले कि भाई कितनों के पास में यहाँ पे एसबीआई के शेयर्स हैं, जी, तो पहले उठते थे सिर्फ 4 हाथ। जी, आज अगर आप किसी मीटिंग को एड्रेस करो और वहाँ अगर पूछोगे ना तो कम से कम 40 लोगों के हाथ उठेंगे कि भाई। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट का अवेयरनेस अब बढ़ रहा है। ओके। अगर आप फिक्स डिपॉजिट का रेशियो देखो तो इंडिया का फिक्स डिपॉजिट मार्केट इज मोर देन 100 लाख करोड़, राइट? जी, बट म्यूचुअल फंड का मार्केट इज ओनली 27 लाख करोड़, जिसमें से भी जो सीरियस इन्वेस्टमेंट्स है जी, वो आधे, बाकी के तो जो कॉर्पोरेट्स अपने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा पार्क करते हैं, जो उनको रेगुलर इन आउट के लिए लगता है, उस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा पैसा है। और ये बात 100% खरी है राज कि अगर कोई बंदा यहाँ से अगले 20 साल के बाद का, 25 साल के बाद का या 30 साल के बाद का अपना भविष्य बनाना चाहता है, जी, तो दिस इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट विच विल हेल्प हिम टू जनरेट द कॉर्पस विच विल बीट द इन्फ्लेशन। देखो आज आप 5.5% में अगर एफडी कर रहे हो जी, और अगर आप 30% के टैक्स स्लैब में बैठे हो तो आपका नेट रिटर्न हुआ मात्र 4%। सही बात है, बराबर है? बराबर, आपका महंगाई का आंकड़ा अगर आप देखो तो वो है एवरेज 5 से 5.5%। आराम से। दैट मीन्स योर प्रिंसिपल इज गेटिंग डेप्रिशिएटेड, ट्रू, राइट? जी, वो आपकी दिल की तसल्ली के लिए है कि आपका 5.5% पे पैसा ग्रो कर रहा है। नहीं सर, जबकि उसमें एक और एक चीज़ है कि पैसा जी। सेफ है। पैसा सेफ है ना? जी। बिल्कुल सही है। जी, अब यहाँ पर भी म्यूचुअल फंड्स में भी जो कैटेगरीज है, मैं ये नहीं बोलता कि इसमें रिटर्न्स आपको लीनियर आएंगे। जी, म्यूचुअल फंड की एक भी ऐसी कैटेगरी नहीं है जहाँ पर रिटर्न्स लीनियर आएंगे, बट द चांसेस ऑफ गेटिंग नेगेटिव रिटर्न्स becomes zero if you stay invested for more than 7 years. अच्छा, Yes. जैसे हमने एक बचपन में कहानी सुनी थी कि जी। एक राजा के पास में एक ब्राह्मण आता है और वो उसको कुछ एक अच्छी मधुर सुर वगैरह सुनाता है, जी, ठीक है? और राजा उससे पूछता है खुश होके कि भाई आप मांगो, आपको इनाम में क्या चाहिए? तो वो ब्राह्मण बड़ा चतुर होता है, वो बोलता है राजा जी मुझे आपसे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, आप सिर्फ एक काम करिए, वो चेस का जो बोर्ड होता है जी, उसमें पहले खाने में एक दाना रखिए चावल का और दूसरे खाने में उसको डबल करते जाइए। जी, तो राजा सोचता है कि ठीक है, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो वो शुरुआत करता है। जी, पहले खाने में एक दाना रखा, दूसरे में 2 किया, तीसरे में 4 किया, उसके बाद 8 किया, और वो करते 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 वो जहाँ पे आधे बोर्ड तक पहुँचता है, वो ये देखता है कि वो अमाउंट, वो जो उसका कंट्रीब्यूशन है, जी, वो कंट्रीब्यूशन इतना बढ़ जाता है कि उसका पूरा राजपाट लूट जाता है। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब आप इसी को अगर आप अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की सोचो, ये मैंने एक मेरे पुराने जहाँ पे मैं जॉब करता था, जी, वहाँ पर हमारे एक फंड मैनेजर हुआ करते थे, उनके साथ में ही इज़ वन ऑफ द वेरी रेप्यूटेड नेम्स ऑफ द इंडस्ट्री। तो उनसे एक 1-on-1 जब हमारा करने का मौका मिला तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात सिखाई थी। वो ये कहा था कि किसी भी पर्सन को या किसी भी इन्वेस्टमेंट को जी, इवॉल्व होने के लिए ना एक 15 ईयर्स का पीरियड चाहिए, नर्चरिंग टाइम बोलते हैं शायद। नर्चरिंग टाइम चाहिए। इसको जी। आप अपने अगर रियल लाइफ से भी एग्जांपल के साथ में कंपेयर करोगे, जी, तो जब कोई बंदा नया काम करना शुरू करता है कॉलेज से पास आउट होके, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किस पैकेज पे ज्वाइन होता है, उसको 6 महीने का ये मिलता है। उसको 6 महीने का टाइम मिलता है। जी, उसके बाद इनिशियल उसके जो 15 ईयर्स होते हैं ना, उसमें जी। उसका कभी पैसा नहीं बनता, सही बात है। क्योंकि वो खुद को पहले सेटल करता है, जी, फिर धीरे धीरे अपनी लाइफ को सेटल करता है, जी, फिर खुद के एसेट्स क्रिएट करता है, जी, कार लेगा, घर लेगा,
फिर बच्चे होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करता है जी, बराबर जी, और टुवर्ड द एंड ऑफ 15th ईयर ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पर वो थोड़ा करियर में स्टेबल होता है, जहाँ पे उसके बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं जी, जहाँ पे उसके जो लाइबिलिटीज और कमिटमेंट्स है वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। उसके बाद जब उसकी सैलरी बढ़ी हुई होती है और जब कमिटमेंट्स कम होते हैं ना, तब उसका सेविंग्स रेशियो बढ़ता है। सही बात है। सेम इज द केस विथ योर इन्वेस्टमेंट्स। आप आज पैसा लगाओगे, कल वो थोड़ा ग्रो होगा, नीचे होगा, तीसरे साल फिर ग्रो होगा, नीचे होगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर वो पैसे को ग्रो होने के लिए इतनी तेजी मिलेगी कि फिर वो कंपाउंडिंग फैक्टर प्ले में आएगा। अब आप ये थ्रू आउट द हिस्ट्री भी देखो बाजार की, तो इतने सालों के ट्रेडिंग सेशंस में अगर आप 10 साल का भी ट्रेडिंग पूरा टाइम स्पैन उठाओगे जी, तो देर आर ओनली बेस्ट 50 डेज जहाँ पे मार्केट में मूवमेंट आता है जी, राइट। अब मैं 10 साल का अगर पीरियड पकड़ूँ तो साल के 365 दिन में से मोटा मोटा आपको जो ट्रेडिंग सेशंस मिलेंगे वो 300 मिलेंगे जी, बाकी के छुट्टियों में काट दो आप। जी, 300 इंटू 10 साल मतलब 3000 दिन हुए जहाँ पे आप एक्टिवली बने रहे बाजार पे जी, और उस 3000 दिन में से सिर्फ 50 दिन ऐसे होंगे जहाँ पे बाजार में साइजेबल मूवमेंट आएगा जी, राइट। अब एग्जांपल के तौर पे बजट आया जी, राइट, बजट को लेके स्पेकुलेशन बनना शुरू हो जाती है 15 दिन पहले से जी, कि बजट में ये होने वाला है, बजट में वो होने वाला है। मानो कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने बजट से एग्जैक्ट एक दिन पहले जी, अपना पैसा निकाल लिया जी, ये सोच के कि भाई पता नहीं कल क्या हो, राइट, और बजट उसके सोच के विपरीत निकला और मार्केट में तेजी से मूवमेंट आया, तो वो एक दिन में उसका पोटेंशियल लॉस है। ऐसे अगर किसी बंदे ने टॉप के 50 दिन मिस कर दिए तो उसके रिटर्न्स निगेटिव। लेकिन इन 50 दिन का मजा लेने के लिए आपको पूरे 3000 दिन इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म है, पहले आप अपने गोल डिफाइन करो। जी, इंस्ट्रूमेंट सभी अवेलेबल हैं, आप अपना गोल डिफाइन करो। लेकिन अगर आपको ये पता है कि आपका गोल 20 साल दूर है, जैसे अगर मैं मेरा एग्जांपल दूं कि आज मैं 35 की एज का हूँ, मुझे पता है कि मेरे 55 की एज तक के मुझे कॉर्पस बनाना है जी, तो 55 की एज तक मेरे पास 20 इयर्स का टाइम स्पैन है। अब ये 20 इयर्स में मुझे हर 2 दिन के बाद में तो पैनिक होने की ज़रूरत ही नहीं है जी, बराबर है। तो व्हाई नॉट स्टे इन्वेस्टेड फॉर दिस 20 इयर्स, जनरेट द कॉर्पस and then start enjoying that one. सर 2 किस्म के इन्वेस्टर्स होते हैं जी, एक इन्वेस्टर होता है जो एक बार में पैसा डालता है, बिल्कुल सही, मतलब हर 6-8 महीने में एक बार एक बड़ा अमाउंट डाल देगा जी, और उसको इन्वेस्टेड रखेगा। जी, एक इन्वेस्टर होता है जिसका मन बहुत होता है इन्वेस्ट करने का, वो भी सोचता है कि मैं भी उन 4.5-5 करोड़ लोगों का एक हिस्सा बनूं जो देश सिर्फ खुद की प्रगति नहीं लेकिन देश की प्रगति के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं, पर उसका बजट बहुत छोटा होता है। क्या उसके लिए म्यूचुअल फंड्स हैं? सी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट ऑप्शन स्टार्ट्स एट ₹100 अ मंथ, जिनको हम SIP बोलते हैं, जिसको हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते जी। हैं। ये काम कैसे करेगा? आप एक अमाउंट डिसाइड कर लोगे, एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड कर लोगे और एक पर्टिकुलर आपका गोल डिसाइड कर लोगे। फर्ज करो आपने ये कहा कि मुझे 10 लाख रुपए आज से 10 साल के बाद में जमा कर जी, तो आप उसका रिवर्स कैलकुलेशन करिए, एवरेज 10% का रिटर्न पकड़िए जी, अगर मैं 10 साल का एवरेज रिटर्न देखूं तो वो ज़्यादा है, बट अच्छा। कंजर्वेटिव साइड में आप 10% पकड़ के जी, राइट। अब 10% पकड़ने के लिए आपका जो अमाउंट लगेगा वो अमाउंट काफ़ी कम है। आप एक अमाउंट डिसाइड कर लीजिए जो भी आपको इन्वेस्ट करना है, एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड कर लीजिए, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एक फॉर्म भरना है, या अगर आप डिजिटल ऑपरेट करने में सक्षम हैं तो डिजिटली भी हो जाएगा। हर महीने बाय डिफ़ॉल्ट उस पर्टिकुलर तारीख को वो इंस्टॉलमेंट आपके अकाउंट में हिट करेगा, पैसा निकलेगा और इन्वेस्ट करेगा। कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बने रहना जब तक आपका गोल पास नहीं आता। अब जैसे हम बहुत से कॉर्पोरेट क्लाइंट से भी मिलते हैं जी, उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि हमको हमारी ट्रेजरी मैनेजमेंट है। ट्रेजरी मैनेजमेंट इज नथिंग बट
कि कभी करंट अकाउंट में पैसा आ गया, पता है ये पैसा ये प्रोजेक्ट के लिए 1 महीने के बाद में लगने वाला है जी, करंट अकाउंट में ब्याज तो कुछ मिल नहीं रहा, बराबर। तो उस पैसे को वो लोग क्या करते हैं कि अपने लिक्विड फंड्स में या अल्ट्रा शॉर्ट कैटेगरी में इन्वेस्ट कर देते हैं जी, जहाँ पे डाउनसाइड नहीं होता, लिक्विडिटी पूरी होती है, एक दिन में अकाउंट में पैसा वापस, कहीं कोई एग्जिट लोड नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट उनको जो रिटर्न्स है वो उनके सेविंग्स अकाउंट से ऊपर आ जाते हैं। ओके। अब साल भर अगर यही और अगर उसमें वो 50 दिनों में से कोई एक दिन आ गया, उसका बाजार से कोई मतलब नहीं ना, क्योंकि जो जी। कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ उसका बाजार से कोई लेना देना नहीं। अच्छा कोई है नहीं, वो बेसिकली आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, तो वो सेफ चलता है जी, क्योंकि वो गोल नहीं है ना उतना पास। जी। समझो आप जी अगर आप क्रोनोलॉजी समझोगे जी तो आप ये पाओगे कि अगर आपका गोल है 20 साल का तो जी। फिर आप रिस्की एसेट क्लास में जाइए। जी, अगर आपका गोल ही सिर्फ 2 महीने का है तो आप स्पेकुलेशन करने के लिए तो आ नहीं रहे हो, सही बात। क्योंकि वो पैसा आपको 2 महीने बाद लगने ही वाला है। जी सो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस कि आप उस पैसे के ऊपर रिटर्न कमाने की अपेक्षा से आओ। जी, इट मेक्स कि आप उसकी सेफ्टी के साथ आओ, प्लस थोड़ा बहुत जो आपको उसके अंदर बन जाए वो बन जाए। अब सर ये जो SIP की हम बात कर रहे जी हैं, जो एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जी सर ये भी पैसा म्यूचुअल फंड में ही जाएगा? बिल्कुल सही। क्या इसमें भी सर हमको ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको भले ही आपको ये बताया जाए कि भैया हमारा जो गोल है जी वो 10 साल का गोल है या 10 लाख रुपए का गोल है या जो भी जी। लॉन्ग टर्म गोल है जी या शॉर्ट टर्म गोल है, वो दोनों आपको बता दिए जाएं, बिल्कुल। और उसमें फिर क्या जो फंड मैनेजर है जी। क्या वो डिसाइड करता है कि उसको पैसे को रिस्क पे लगाना है कि नहीं लगाना है? कौन decide- बेसिकली इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिस्क प्रोफाइलिंग। देखिए उम्र कम होना उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है 100%। जी गेटिंग माय पॉइंट। भले ही आपके पास में समय बहुत है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उतनी है। जैसे हमने देखा सर अभी कोरोना के वक्त में 80 और 90 साल के लोग टिक गए, लेकिन बिल्कुल वहीं 50 और 55 साल के लोग निपट गए। बिल्कुल सर जी बिल्कुल सर। अब ये इसका ही अगर आप एक एग्जांपल देखोगे तो आप जो दुनिया का फास्टेस्ट रोलर कोस्टर है जी द फरारी वर्ल्ड जी जो अबू धाबी में लोकेटेड है, जी आप वहाँ पे पाओगे कि रोज के थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट जाते हैं, जी लेकिन जो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट रोलर कोस्टर है जी। उसमें बैठने की हिम्मत बहुत कम लोगों की, सच बात। फिर वो चाहे कोई भी एज ग्रुप का क्यों। जी सो दैट डज नॉट मीन कि एज कम होना मतलब आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो। हम्म, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रिस्क प्रोफाइलिंग। जी कि भाई आपने डिसाइड कर लिया कि आपका गोल है 10 साल का, हम्म, आपको 10 लाख रुपए भी जमा करने हैं, हम्म, लेकिन आप उस तरीके के इन्वेस्टर हो जो आपके पैसे के साथ में आप बहुत ज़्यादा एडवेंचर नहीं चाहते। जी आप ये नहीं चाहते कि आपको 15% के ऊपर के रिटर्न आए, अच्छा आप 10% में भी खुश हो। जी तो उसके लिए की जाती है रिस्क प्रोफाइलिंग, अच्छा जहाँ पे हम ये देखते हैं कि भाई सामने वाले की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है। अच्छा डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उसको फंड सजेस्ट किए जाते हैं। हम्म, अगर वो लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा अग्रेसिव इन्वेस्टर है हम्म, तो उसको हम प्योर इक्विटी फंड्स देंगे, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स द मार्केट, ही नोज कि मेरा पैसा एक दिन में 40% नेगेटिव भी हो सकता है, दूसरे दिन 40% पॉजिटिव भी हो सकता है, उतनी वोलेटिलिटी उसकी झेलने की ताकत है। जी लेकिन कुछ ऐसा इन्वेस्टर होंगे जो ये बोलेंगे कि नहीं भैया पैसा कम आए ना चलेगा लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जी तो उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर को आप बैलेंस फंड दे सकते हो, आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड दे सकते हो। हम्म, सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस। अब जैसे हम किसी डॉक्टर के पास में जब कोई ट्रीटमेंट करने के लिए जाते हैं ना, जी तो वो डॉक्टर सीधा उठा के आपको दवाई नहीं देता, जी वो पहले आपसे पूछता है कि भाई आपको तकलीफ क्या है, राइट साहब, फिर वो पूछता है आपसे कि भाई ये कब से हो रही है, जी बराबर है, फिर वो आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर को समझने के लिए ना कुछ टेस्ट आपको रेकमेंड करता है, जी और बेसिस दैट टेस्ट रिकमेंडेशंस वो बंदा आपको एडवाइस देता है। जी सेम इज द केस विद इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा हमारे यहाँ पे समस्या ये है ना राज, सबसे बड़ी कि सबको लगता है कि हम दवाई खुद लेके ठीक हो जाए, सबको यूट्यूब पे डॉक्टर बनना है। सबको यूट्यूब पे डॉक्टर। अगर आप देखोगे ना तो यूट्यूब पे हाउ टू परफॉर्म अ ओपन हार्ट सर्जरी उसके जी। भी वीडियोस अवेलेबल। बिल्कुल सही बात, बट इसका मतलब ये नहीं है कि छारूक और कैंची लेके आप घर में अपनी छाती खोल दो। सही बात। यू हैव टू विजिट अ प्रोफेशनल, जी यू हैव टू डिपेंड ऑन हिम जी एंड यू हैव टू ट्रस्ट। सर प्रोफेशनल की आपने जब बात करी, जी एक वेल्थ मैनेजर
कि क्या प्रोफेशनल फीस होती है? अगर कोई आता है आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए, जी कहता है कि मुझे इन्वेस्ट करना है, जी आपके क्या चार्जेस होते हैं? जी हम लोग कुछ चार्ज नहीं करते. Whatsoever we जी. get from the mutual fund companies. अच्छा, जी. तो कस्टमर का पूरा फायदा होता है? कंपनी का पूरा फायदा होता है, कस्टमर का पूरा फायदा होता है. द आइडिया इज वेरी सिंपल कि आपने 100 रुपये दिए, जी 100 रुपये आपके इन्वेस्ट हुए. जी हर पर्टिकुलर चीज़ का कुछ तो एक्सपेंस रेशियो रहेगा. जी. देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड. जी. सो इसी पर्टिकुलर खर्चे को हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो, जो कि हर फंड का वैरी करता है. जी जिस फंड का साइज बहुत बड़ा होगा उसका एक्सपेंस रेशियो कम होगा. जी. जिस फंड का छोटा साइज होगा और उसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होगा. जी. अब किसी भी फंड मैनेजर के हाथ में ऐसा नहीं है कि उसके जो दिल में आया उसने वो फंड मैनेजर फीस जो है वो चार्ज कर दी. अच्छा. उसका एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है जो सेबी का डिसाइडेड है. जी. उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर चार्ज होता है. अच्छा. यस दैट इज ऑल्सो बीन मॉनिटर्ड? यस, एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड. ओके. देयर इज नॉट अ सिंगल एस्पेक्ट ऑफ म्यूचुअल फंड विच यू कैन नॉट हैव अ लुक एट इट. अगर आपको ये देखना है, भले ही आपने 100 रुपये लगाए हो, आपने 1 करोड़ रुपए लगाए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको ये देखना है कि आपके वो पैसे गए कहाँ हैं. जी. तो आपको पूरा साल के महीने के एंड में फैक्ट शीट मिल जाएगी, पोर्टफोलियो मिल जाएगा, जिसमें आपके 100 रुपये माना 5 रुपये रिलायंस में गए हैं, 5 रुपये बजाज फाइनेंस में गए, 5 रुपये टेक महिंद्रा में गए. तो आपको पूरा पोर्टफोलियो मिल जाएगा कि आपने पैसा लगाया कहाँ. सर मेरे कुछ 2-3 और सवाल रहेंगे आपसे. सर एक सवाल मेरा ये है कि अभी ये जो वक्त है पेंडेमिक का, जी ये थोड़ा सा लूज पैच टाइम है. जी यहाँ पर लोगों की बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है. बिल्कुल सही. कई सारे लोगों की नौकरियाँ जो हैं वो जा चुकी हैं और अब वो अपने सेविंग्स के बदौलत थोड़ा अपने आप को टिका रहे हैं जी या अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं. जी क्या ऐसे वक्त में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सही है? बिल्कुल सही है. सी राज, 2 पहलू है इसके. ये जो फेज आया है, ये फेज टेम्पररी है, मानते हो आप इस बात को? बिल्कुल. 6 महीना और चलेगा, साल भर और चलेगा. एकदम हिट हुई है. जी. जो भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसको हाथ तब लगाता है जब उसके पास में उसका बैकअप नहीं है. करेक्ट है? जी. आज अगर मानो कि मुझे 6 महीने के मेरे एक्सपेंसेस, अगर मैंने एक अपना इमरजेंसी फंड बना के रख दिया जी. कि भाई ये मुझे अगर कभी दिक्कत आई तो मैं यहाँ से इसको हाथ लगाऊंगा, हम्म. तो मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट्स को ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जी. क्योंकि आप ये समझो बात को कि जो भी आपने डिसाइड करके इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, चाहे वो आपका खुद का रिटायरमेंट हो, एजुकेशन हो, मैरिज हो, कुछ भी हो, जी. वो गोल तो जब आना है वो तो तब आएगा. जी. ऐसा तो है नहीं ना कि वो नहीं आने वाला. सही बात. वो तो तब आएगा ही आएगा. उसके लिए आपने जोरों शोरों से तैयारी कर ली, उसके लिए आपने जोरों शोरों से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी. लेकिन ऐसा कोई पैच आया जहाँ पर आपके पास में अगर बैकअप नहीं है, जी. तो आपको सबसे पहले उस इन्वेस्टमेंट को हाथ लगाना पड़ेगा. क्योंकि आज अगर आप आपके पास में 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी या 100 करोड़ की भी प्रॉपर्टी के पेपर क्यों ना हो, जी. वो प्रॉपर्टी किसी काम की नहीं है. जी. बिकॉज कैश इज द किंग एंड दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट. क्योंकि इसमें लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा है. आज आप रिडेम्पशन करो, 3 दिन में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा. तो आदमी सबसे पहले उसी चीज़ को हाथ लगाता है जहाँ से उसको सबसे पहले पैसा मिल सकता है. जी. राइट. पीपीएफ में पता है 15 साल कुछ कर नहीं सकता तो उसको हाथ लगाएगा नहीं. LIC पॉलिसी को पता है वो उसकी मैच्योरिटी पे आएगी तभी उसको हाथ लगाएगा. जी. प्रॉपर्टी तुरंत बेचने को जाएगा, बिकेगी नहीं तो जी. उसको हाथ लगाएगा नहीं. गोल्ड, जैसा मैंने बोला, घर में तलवारें चल जाएगी तो जी. उसके चक्कर में गोल्ड बाहर निकलेगा नहीं. जी. तो जो भी बचा हुआ इन्वेस्टमेंट जो भी इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट में है, फिर वो चाहे जो भाव में बिक रहा हो, जी. अगला ये सोचता है कि छोड़ना यार, आज पैसा काम आ रहा है, निकल जा रहा है, लगा दो. सर एक रीज़न बताइएगा. ठीक है सर, व्यूअर्स भी देख रहे हैं आपको इस वक्त, तो ये उनके मन का ही सवाल है, मैं आपको जो पूछ रहा हूँ अभी, और ये मेरे मन में भी सवाल है. सर ठीक है. सर आप कहते हैं कि सिर्फ देश में 4 से 5 करोड़ लोग ही म्यूचुअल फंड्स में या शेयर्स में या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं. बिल्कुल सही. बाकी लोग जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको फॉलो करते हैं आज बिल्कुल भी. सही. सर एक अच्छा रीज़न दीजिए
एक ऐसा रीजन दीजिए जो बड़ा कन्विंसिंग हो, जिससे ये जो ट्रेडिशनल सेविंग्स हैं इसके ऊपर में सर ये म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड्स और SIP और शेयर्स की जगह बन पाए। ये जगह अपने आप बनेगी, क्योंकि जब ट्रांजिशन होगा, से ये आज हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स में पैसे लगे हुए हैं जी, या हमारे जो मेजर पोर्शन जो फिक्स्ड एसेट्स में जाता है, वो क्यों जाता है? क्योंकि वो हमारा ना कंफर्मेशन बायस है, इसको हम कंफर्मेशन बायस कहते हैं। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि जो ओल्ड एज के लोग थे जी, उनको उसी चीज़ पे भरोसा था जी, बट दैट ट्रांजिशन इज हैपनिंग नाउ। आज अगर कोई यंगस्टर को आप देखोगे जी, तो उसको अगर आप बोलोगे ना कि प्रॉपर्टी ले ले इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो वो नहीं ले, उसको लिक्विडिटी चाहिए जी, एंड दिस इज द बिगेस्ट रीजन दैट यू विल सी अ मासिव jump into the Indian stock market and massive jump into the Indian economy, because your economy is now moving towards young population and that young population is hungry for consumption। समझो बात को जी। जब कोई एक बंदा ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है ना, तो उसकी सोच उस तरीके की होती है। आज की डेट में आप देखो कितने स्टार्टअप्स आ रहे हैं, दैट मीन्स कि इवन आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम IITs and IIMs, people are denying the high paying jobs and they are preferring to start up their own ventures। जी। What is this? This is nothing but risk taking capacity। And they also know that after inflation, if I have to survive after 20-25 years down the line, I have to create a corpus जो कि मेरा inflation को beat करने वाला corpus हो। तो ये जो transition है, ये transition age के साथ अपने आप होगा and accordingly definitely this market will grow। रफ पैचेस हर इंडस्ट्री में होते हैं राज जी। ऐसा एक भी सेगमेंट नहीं है जहां पर रफ पैचेस नहीं है। आप क्लासिक एग्जांपल अपने नागपुर का ले लो, साल 2007 से लेकर 2013 के बीच प्रॉपर्टी में जो बूम था, स्पेशली ऑन द वर्धा रोड। जी सर। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं होती थी, अग्रीमेंट टू सेल के बेसिस पे ही वो प्रॉपर्टी 5 बार पलट जाती। सही बात है, बराबर है, बिल्कुल। उसके बाद से लेके 2013 से लेके 2020 का पीरियड हो गया जहाँ पे प्रॉपर्टी में कोई मूवमेंट नहीं है। सही बात। सेम वाज द केस विद गोल्ड। 2013 से लेके 2017-18 के तक उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं था, लेकिन एक साल ऐसा आया जहाँ पर उसने पूरे एवरेज को कवर कर दिया। जी। सेम इज द केस विद इंडियन इक्विटी मार्केट्स। साल 2007 में अपने पीक पे बैठे थे, 2008 में बॉटम पे गए, 2009 में वापस पहुंचे। 2009 से लेकर 2013 का जो पीरियड था वहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं था, लेकिन 2013 में जब नवंबर में नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए घोषणा हुई, उसके बाद से उसको जो रॉकेट लगे वो करेक्शन में नहीं आए। दिस कोरोना वॉज अ रीजन फॉर इट टू करेक्ट। जी। द करेक्शन दैट वॉज लॉन्ग टर्म ड्यू दैट हैपेंड एंड कोरोना बिकम द रीजन ऑफ इट। बट देयर वर मेनी इन्वेस्टर्स। अब जैसे हम लोग इस बिजनेस में इतने समय से हैं, तो वी हैव सीन ऑल द फेजेस। जी। तो हमने अभी जो पीरियड आया था, ये 6 महीने में हमने एक ट्रांजिशन होता हुआ देखा। जी। जहाँ पर रादर देन पीपल कॉलिंग अस कि भैया पैसा निकालना है, वी स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स जहाँ पर लोग कहने लगे कि भैया पैसा डालना है, क्योंकि लोगों को ये समझ में आ गया कि इस तरीके का जो अपॉर्चुनिटी होती है ना, जी, वो बहुत कम आती है, जिसको मैं कहता हूँ कैश, करेज एंड क्राइसिस। 3 C's ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये हर एसेट क्लास में अप्लाई है। आप चाहे जिसमें लगाना है उसमें लगाओ। सही बात। जब आपके पास कैश रहेगा ना, तो या तो आपके पास करेज नहीं रहेगा, या तो आपके पास क्राइसिस नहीं रहेगा। ये तीनों एक साथ कभी नहीं आते। सही बात। लेकिन जिसके पास ये तीनों एक साथ आ गए, उसका पैसा बनता है। रोज राकेश झुंझुनवाला जी का एग्जाम्पल देते हैं जी। वो कहते हैं कि he is the big bull of Indian market। जी। You call him the Warren Buffett? You call him the Indian Warren Buffett? Yeah. But if you understand his journey, तो आज भी उनके पोर्टफोलियो का, जो उनका 13-14 हज़ार करोड़ का पोर्टफोलियो है जी, आज भी उनके पोर्टफोलियो का 70% इन्वेस्टमेंट इज इनटू सिंगल स्टॉक, दैट इज टाइटन। ओके। सो द टाइम व्हेन ही इन्वेस्टेड इनटू टाइटन, उसके बाद से देयर वाज अ पीरियड जहाँ पर उन्होंने उनकी वेल्थ को 50% डाउन होते हुए भी देखा। 50%? Yes, this I am talking about in the year 2000-2001। That's shocking. Yes,
क्योंकि टाइटन तो उस दौर में एक बहुत बड़ा ब्रांड था। टाइटन पिछले 5-7 साल में बड़ा ब्रांड बना, जहां उन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई करना शुरू जी। लेकिन शुरुआत में जब उसका इंसेप्शन हुआ तब वो छोटा एंटिटी था। अब होता क्या है ना कि लोगों के पोर्टफोलियो में गड़बड़ कहाँ होती है, लोगों को ये लगता है कि हमने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए। मैं म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ, वो ले लेंगे अपने पोर्टफोलियो में 20 फंड ले लेंगे, 30 फंड ले लेंगे, 40 फंड ले लेंगे, लेकिन उसमें पैसा कभी नहीं बनेगा। अच्छा। क्योंकि जिसमें पैसा बनेगा ना उन 40 फंड्स में से, उसमें अमाउंट ही बहुत छोटा लगा। ओके। मानो आपने 40 फंड लेके रखे या 20 फंड लेके रखे एग्जांपल के तौर जी, उसमें कोई एक ऐसा फंड है जिसमें आपके टोटल 20 फंड के पोर्टफोलियो में 20 लाख रुपए इन्वेस्टेड है, लेकिन एक ऐसा कोई फंड है जिसमें सिर्फ 10,000 रुपए लगे जी, और वो फंड अगर 10 गुना भी हो गया तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपके जीवन में कोई फर्क नहीं है। सही बात। क्योंकि बचे हुए जो आपके फंड्स है 19 जो हैं वो आपको नीचे लेके आ रहा है। सो पैसा जो बनता है ना वो बनता है कॉन्सेंट्रेशन से, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कम्स विद रिस्क एंड दिस इज द ओनली आइडिया जहाँ पर म्यूचुअल फंड्स ये आपके कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को डिवाइड करते हैं। क्योंकि आप कोई भी पोर्टफोलियो उठा के देखो, आपको 40 से 45 स्टॉक के नीचे का आपको पोर्टफोलियो नहीं दिखेगा। सर, इस देश में हर घर में अगर म्यूचुअल फंड्स रहें तो क्या बदलेगा? इंडियन स्टॉक मार्केट सर वो तो बदलेगा ही, लेकिन और क्या बदलेगा? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बिकॉज इफ यू इवन सी डेवलप्ड इकोनॉमीज, तो डेवलप्ड इकोनॉमीज में फाइनेंशियल सेविंग्स का रेशियो 50% के ऊपर है जी, जो कि उनका पैसा बाजार में लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि बाकी दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना उसमें रिटर्न्स नहीं। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज में बैंक में देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो यूएस वगैरह में रेट ऑफ इंटरेस्ट 1-1.5% के आसपास है। देयर आर सम कंट्रीज जहाँ पर अगर आप अकाउंट में पैसा रखो तो वो आपसे उल्टा चार्ज करते हैं जी, बराबर है। सो इंडिया इज ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स दैट फेज। वी आर ऑल्सो मूविंग फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप्ड। इट विल टेक टाइम। सी, definitely considering the population base that we have, it will take time. But do you say that it will never happen? The answer is no. It will happen. Maybe it will take 10 years, 15 years, 20 years, 30 years down the line, but ये होगा। Because सबसे बड़ा जो potential है इंडिया का वो है उसका population, उसका consumption और उसके innovative brains, जो कि young minds यहाँ पे available है। अब दुनिया की कोई भी एंटिटी उठा के देख लो ना, बड़ी से बड़ी एंटिटीज में इंडियन माइंड्स ही है जो वहाँ पे सीईओ बोल के ऑपरेट करते हैं जी। सो दैट इज द पावर दैट वी हैव, बट अनफॉर्चुनेटली वी एज अ इंडियन वी डू नॉट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ आवर मार्केट्स एंड दैट इज द ओनली रीजन वाई जहाँ पर बाहर का पैसा जब यहाँ आता है तो मूवमेंट ज़्यादा तेज हो जाता है। मतलब उन लोगों को हमसे ज़्यादा भरोसा है हमारे बाजार में। दैट इज द फैक्ट। But that trend is now developing. That trend is changing, and we are very happy to see this change. किसी छोटे इन्वेस्टर को या किसी बड़े इन्वेस्टर को अगर आपके साथ जुड़ना है, म्यूचुअल फंड के साथ जुड़ना है, कैसे जुड़े? जी, हमारा ऑफिस धंधोली में है, सत्यम अपार्टमेंट 502। The idea is he can give us a call at a given point of time. He can visit our website www.wealth-insight.in. वहाँ पर जाके भी वो अपने आप को रजिस्टर करके अपना ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन करना शुरू कर सकता है। बट ये जो चीज़ है ये एक ऐसी चीज़ है राज जहाँ पर यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर योर प्रायोरिटीज। अब अगर आप महाभारत की बात करो जी, तो महाभारत में भी ना अर्जुन को साथ देने के लिए श्री कृष्ण थे जो उन्होंने पूरे युद्ध में उनको सारथी बन के थे, सारथी बन के जी। तो हर पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के लिए ना सारथी जरूरी है जी। देयर विल बी सम अप्स एंड डाउन्स इन बिटवीन, बट सारथी का काम वही होता है कि वो उनको पकड़ के रखे। बहुत से लोग सोचते हैं कि यार ये सब चीज़ों में कोई मतलब थोड़ी ना, किसी से क्या पूछना। सही बात मैं है। गूगल पे जाऊंगा, गूगल पे जाके ढूंढूंगा व्हाट आर द टॉप 5 परफॉर्मिंग स्कीम्स, उसमें से देख लूंगा लास्ट 1 ईयर में ये पर्टिकुलर स्कीम ने भाई 20% दिए हैं, तो सामने वाले का कैलकुलेशन खुद शुरू हो जाता है कि ठीक है यार अब ये लास्ट 1 ईयर में 20% दिए है ना, तो अगले साल तो कम से कम गिरी से गिरी हालत में 10% तो दे ही दे। सही बात। बराबर है।
और वो खुद जाके उसको इन्वेस्ट कर देता है जी। और ये बिना सोचे समझे कि वो 20% अगर उसने दिया है तो देयर आर सम रीजंस टू इट। नाउ वेदर दैट रीजन विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर, दैट इज नॉट नोन। इवन वी एज एडवाइजर विल नॉट बी एबल टू टेल यू दैट कि वो आगे चलेगा कि नहीं चलेगा जी। बट एटलीस्ट वी विल बी एबल टू गाइड यू इन अ प्रॉपर वे, जहाँ पर आपको डाउनसाइड प्रोटेक्शन मिले और अपसाइड आप उसको कैप्चर कर पाओ। और फिर जब यही लोग खुद इन्वेस्ट करते हैं टॉप परफॉर्मिंग स्कीम ढूंढ के जहाँ उनका पैसा टूटता है, और ये फिर बनता है एक्सपीरियंस, और फिर ये लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही नहीं। लेकिन सर आपसे बात करके जो समझ में आया वो ये समझ में आया आज कि म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड सही है बस आपको पेशेंट रहना है, बस पेशेंस यू रखना है। हैव टू बी स्टे इन्वेस्टेड। और क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा R&D करके भी कोई फ़ायदा नहीं। जी अगर आपने जन्नत मूवी देखी होगी, जी। उसमें एक डायलॉग है जो मुझे बहुत पसंद है। हम्म, वो कहता है कि जब सोच गहरी हो जाए ना तो फैसले कमज़ोर हो जाए। जी। बस दैट इज़ हाउ इट इज़। कीप योर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस सिंपल, ट्रस्ट योर एडवाइजर, डिस्कस विथ हिम एंड डोंट पैनिक। ऑल द फेजेस विल कम, ऑल द फेजेस विल गो। लॉकडाउन के पीरियड में हमने देखा पहले लोग जितना डरे हुए थे, तब कोरोना कम था लेकिन उसका डर ज़्यादा था, और आज देखोगे तो कोरोना ज़्यादा है लेकिन उसका डर कम है। तो आप रिस्क ले रहे हो, आप बाहर जा रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, इसका तो मतलब ये नहीं है ना कि आप अपना काम धंधा करना बंद कर दिए। जी। सो वाई टू लुक एट योर इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं ये नीचे जा रहा है तो आज निकाल लूँ, बाद में एंटर कर जाऊँगा। जी। ये प्रोसेस में कभी जीवन में पैसा नहीं बनेगा। 90% is discipline and only 10% is process, but that 10% takes care of your 90% of the returns. सिंपल सी बात। सुपर सर, आपसे बात करके बहुत 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 मज़ा भी आया और बहुत सारी चीज़ों के बारे में ज्ञात भी हुआ। सर SIP पे हम एक शो बहुत जल्द करेंगे आपके साथ, बिल्कुल सही। जिससे SIP पे और थोड़ी सी गहरी बात हम करेंगे जी। ताकि बात सिर्फ गहरी रहेगी लेकिन डिसीजंस आई एम श्योर लोगों के बहुत क्विक रहेंगे। Very नहीं तो वो जो लाइन है दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट ना राज, जी, जहाँ पर आपको लॉन्ग टाइम बर्डन नहीं आता। बिकॉज आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को दूसरा देखोगे अगर तो यू जी। नीड अ बल्क अमाउंट। जी अब रियल एस्टेट में आपको नो मैटर वो प्रॉपर्टी कितनी अच्छी क्यों ना लग रही है, जी, लेकिन उसको खरीदने के लिए आपको एक लमसम अमाउंट लगेगा, और वो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता। और अगर होगा भी तो वो रिजर्व हो जाएगा। एग्जैक्टली। और जो अप्रिसिएशन है शायद वक्त आने पे वो डेप्रिसिएशन में जैसे तुरंत में कैसे बदले, बिल्कुल सही। उसका कुछ बोल नहीं सकते। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जो वक्त जिस तरह से चल रहा है, प्रॉपर्टी और गोल्ड तो पहले दिन से अप्रिसिएशन नहीं से डेप्रिसिएशन देना शुरू करती है। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड्स में एक उम्मीद तुझे है कि कम से कम पहले दिन से नहीं तो कुछ हफ्तों के बाद अप्रिसिएशन मिलना शुरू कुछ हो, सालों बाद। कुछ सालों बाद। हफ्तों में फिर आप वही गुजरात वाली टेंडेंसी में जा रहे हो। सर गुजराती आदमी हूँ, थोड़ा सा कई बार बहक जाता हूँ, लेकिन ठीक है, कुछ सालों बाद भी अप्रिसिएशन की अगर भावना है तो सर फिर म्यूचुअल फंड्स सही। आपसे अपनी बात की, आपने हमको इतनी सारी बातें बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अजय पटवारी सर से बात करके जो बात आज समझ में आई वो यही समझ में आई कि कितना बड़ा भार है, देखिए कितना बड़ा हास्य व्यंग होगा ये कि, और मुझे ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट से जुड़े जितने लोग होंगे वो काफ़ी हंसते होंगे इस बात को लेके कि 5 करोड़ लोग, 4.5-5 करोड़ लोग 135 करोड़ की इस इकोनॉमी को पॉपुलेशन की इस इकोनॉमी को बूस्ट करने में दिन रात इन्वेस्ट करते हैं, दिन रात अपना ध्यान लगा कर रखते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि हर घर में लोगों के पास SIP नहीं। दुर्भाग्य की बात है कि हर घर में कोई ऐसा समझदार व्यक्ति नहीं जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करे। गोल्ड में हम इन्वेस्ट करते हैं, हम सब जानते हैं कि गोल्ड की क्या दुर्दशा है। ज़मीन के बारे में हम जानते हैं, महंगी गाड़ियाँ, महंगे कपड़े, हम हर चीज़ महंगा खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम सेविंग्स के सबसे प्रबल, इस वक्त में सबसे प्रबल ऑप्शन को हम हर वक्त ध्यान से हटा देते हैं। इसीलिए अगर आप देखिए तो वो ऐड आकर आपको एक छोटी सी बात कहकर जाता है, और वो कई सारे लोग कहते हैं कि यार कुछ और भी हो सकता था चमक धमक इस एडवर्टीजमेंट में,
लेकिन वो आके सिर्फ एक बात कह के जाते हैं, और वो ये है कि म्यूचुअल फंड्स सही है। तो जो सही है वो सही है, और जो नहीं है वो नहीं है। जो नहीं है वो हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो सही है उसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझे? समझ गया। कल शाम को 7 बजे फिर होगी मुलाकात दिन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, और याद रखें कि म्यूचुअल फंड्स सही हैं, एंड अबव ऑल जिंदा रहें। जय हिंद।